आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं मीता जैन, मेरी क्लास में आप लोगों का स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे एनसीईआरटी सिलेबस क्लास 5 हिंदी चैप्टर 5 जहाँ चाहा वहाँ रहा। ये कहानी एक लड़की इला की है जिसके हाथ काम नहीं करते, लेकिन वो अपनी इच्छा शक्ति नहीं त्यागती और वह पाँवों से कढ़ाई करना सीख लेती है। तो अब हम शुरू करते हैं। मलमली धोती का बादामी रंग खिल उठा था। किनारों पर कसूती के टाँकों से पिरोई हुई बेल थी। पल्लू पर भरवा टाँके अपना कमाल दिखा रहे थे। सुनहरे रुपेले बेल बूटों से जान आ गई थी मलमल में। इन बेल बूटों को सजाया था इला सचानी ने। इला की हिम्मत की अनूठी मिसाल है ये कढ़ाई के नमूने। ये कहानी एक इला सचानी नाम की लड़की की है। उसने मलमली धोती जिसका रंग बादामी था, उसके किनारों पर कसूती के टाँकों से एक बेल बनाई। पल्लू पर उसने भरवा टाँके लगाए और उसने सुनहरे रुपेले बेल बूटे बनाए जिससे मलमल में जान आ गई। इन बेल बूटों को इला सचानी ने सजाया था और ये कहानी इला की हिम्मत की अनूठी मिसाल है। 26 साल की इला गुजरात के सूरत ज़िले में रहती हैं। उनका बचपन अमरेली ज़िले के राजकोट गांव में अपने नाना के यहाँ बीता। इला सचानी कितने साल की है? 26 साल की। और ये पहले अपने नाना के घर अमरेली ज़िले के राजकोट गांव में रही थी। सांझ होते ही मोहल्ले के बच्चे घरों से बाहर आ जाते। कुछ मिट्टी में आड़ी तिरछी लकीरें खींचते, कुछ कनेर के पत्तों से पिटपिटी बजाते, कुछ गिट्टे खेलते, कुछ इधर उधर से टूटे फूटे घड़ों के ठीकरे बटोर कर पिट्ठू खेलते। जब इन खेलों से मन भर जाता तो पेड़ की डालियों पर झूला डालकर ऊंची ऊंची पैंगे लेते और ऊंचे स्वर में एक साथ गाते, कच्चे नीम के नेमोरी सामने जल्दी आई हो रे। इला गाने में तो उनका साथ देती पर उनके साथ पैंगे नहीं ले पाती। तो इला के मोहल्ले की बच्चे थे, सब की सब घरों से बाहर आ जाते थे। कुछ तो ज़मीन में लकीरें खींच लेते, कुछ कनेर के पत्तों से खेलते बजाकर, कुछ गिट्टे खेलते तो कुछ पिट्ठू खेलते, कुछ झूला झूलते। और ये इला गाना तो गा लेती थी पर पैंगे नहीं ले पाती थी। पर क्यों नहीं ले पाती ये हम आगे कहानी में देखेंगे। रस्सी पकड़ने को हाथ बढ़ाती मगर हाथ तो उठते ही नहीं थे। वह चुपचाप एक किनारे बैठ जाती। इला के हाथ काम नहीं करते थे। वो रस्सी पकड़ने के लिए हाथों को उठाती थी लेकिन हाथ उठते ही नहीं थे उसके। इस कारण वो पैंगे नहीं ले पाती थी। वह चुपचाप एक किनारे पर बैठ जाती और मन ही मन सोचती, मैं भी ऐसा कुछ क्यों नहीं कर पाती हूँ। बच्चे भी चाहते कि इला किसी न किसी तरह तो उनके साथ खेल सके। कभी कभार वे पकड़म पकड़ाई और विष अमृत के खेल में शामिल हो जाती। साथियों के साथ जमकर दौड़ती मगर जब धप्पा करने की बारी आती तो फिर से निराश हो जाती। हाथ ही नहीं उठेंगे तो धप्पा कैसे देगी। वो खेलने के लिए अमृत विष का खेल बच्चों के संग खेलती दौड़ती, लेकिन धप्पा हाथ से करते हैं, उसके हाथ उठते नहीं थे तो वो धप्पा नहीं बोल पाती थी। तो उसके कारण वो फिर से निराश हो जाती थी। वह बहुत कोशिश करती पर उसके हाथों ने तो जैसे उसका साथ न देने की ठान रखी हो। इला ने अपने हाथों की इस जिद को एक चुनौती माना। उसने वह सब अपने पैरों से करना सीखा जो हम हाथों से करते हैं। दाल भात खाना, दूसरों के बाल बनाना, फर्श बहारना, कपड़े धोना, तरकारी काटना, यहाँ तक कि तख्ती पर लिखना भी। जब उसके हाथ काम नहीं करते थे तो उसने इस बात को चुनौती की तरह लिया और उसने अपने पैरों से काम करना सीखा। जो सभी लोग काम हाथों से करते हैं, लिखना, खाना, सब्जी काटना, जो भी काम हाथों से किया जाता है वो पैरों से करने की कोशिश करती। कहीं तो उसकी सुरक्षा को लेकर चिंता थी, कहीं उसके काम करने की गति को लेकर। किसी काम को तो वह इतनी फुर्ती से कर जाती कि देखने वाले दंग रह जाते, पर किसी किसी काम में थोड़ी बहुत परेशानी तो आती ही थी। वह परेशानियों के आगे घुटने टेकने वाली नहीं थी। उसने 10वीं कक्षा तक पढ़ाई की। वह 10वीं की परीक्षा पास नहीं कर पाई। इला को ये मालूम ना था कि परीक्षा के लिए उसे अतिरिक्त समय मिल सकता है। उसे ऐसे व्यक्ति की सुविधा भी मिल सकती थी जो परीक्षा में उसके लिए लिखने का काम कर सके। ये जानकारी इला को समय में रहते मिल जाती तो कितना अच्छा रहता। उसे इस बात का दुख है, पर यहाँ आकर सब कुछ ख़त्म तो नहीं हो जाता ना। इला ने जब हाथों की बजाय पैरों से काम करना सीख लिया, उसके सामने बहुत परेशानी आती। कोई काम तो वो जल्दी कर लेती, कोई काम वो नहीं कर पाती थी। तो उसने 10वीं तक पढ़ाई करी। अब हाथों से के बजाय पैरों से करती थी तो पैरों से वो धीरे लिख पाती थी। तो उसे ये पता नहीं था कि उसके लिए अतिरिक्त समय भी दिया जा सकता है और एक व्यक्ति की सुविधा भी उपलब्ध कराई जा सकती है। उसे ये सब नहीं मालूम होने के कारण वो 10वीं में पास ना हो सकी। उसे इस बात का बहुत दुख था, पर उसने फिर भी हार नहीं मानी।
उसकी माँ और दादी कसीदाकारी करती थीं। वह उन्हें सुई में रेशम पिरोने से लेकर बूटियाँ उकेरते हुए देखती। ना जाने कब उसने कसीदाकारी करने की ठान ली। यहाँ भी उसने अपने पैर के अंगूठों का सहारा लिया। दोनों अंगूठों के बीच सुई थामकर कच्चा रेशम पिरोना कोई आसान काम नहीं था, पर कहते हैं ना, जहाँ चाह वहाँ रहा। उसके विश्वास और धैर्य ने कुदरत को भी जुटला दिया। पैरों से सुई पकड़कर उसमें धागा डालना बहुत कठिन काम था, लेकिन ये मुहावरा है कि जहाँ चाहा वहाँ रहा। हम अगर किसी काम करने को शिद्दत से चाहें, बहुत हमें ये लगे कि हमें ये काम करना ही है, तो उसके लिए अनेक रास्ते खुल जाते हैं। उसके विश्वास और धैर्य ने कुदरत को भी जुटला दिया। 15-16 साल की होते होते इला काठियावाड़ी कशीदाकारी में माहिर हो चुकी थी। किस वस्त्र पर किस तरह के नमूने बनाए जाएं, कौन से रंगों से नमूना खिल उठेगा और टाँके कौन से लगें, सब वह समझ गई थी। एक समय ऐसा भी आया, अब उसके द्वारा काढ़े गए परिधानों की प्रदर्शनी लगी। इन परिधानों में काठियावाड़ के साथ साथ लखनऊ और बंगाल की झलक रहा था। इला ने काठियावाड़ी टाँकों के साथ साथ और कई टाँके भी इस्तेमाल किए थे। पत्तियों को चिकनकारी से सजाया था। ये चिकनकारी है, ये लखनऊ की कढ़ाई होती है। डानियों को कांथा से उभारा था, और कांथा बंगाली होता है। पशु पक्षियों की ज्यामितीय आकृति को कसूती और जंजीर से उठा रखा था। उसने काठियावाड़ी कसीदाकारी सीख ली थी, और काठियावाड़ी कसीदाकारी में उस बंगाल की और लखनऊ की झलक भी मिलती थी। तो लखनऊ की वो चिकनकारी और बंगाल की कांथा भी वो सम्मिलित करती थी। पारंपरिक डिजाइनों में वह नवीनता सभी को बहुत भाई। उसने पहले की जो डिजाइन है, सबकी अलग अलग तरीके से मेथड है कि कोई काठियावाड़ी नमूने, तो कहीं बंगाली, तो कहीं लखनऊ, उसने सभी का सम्मिलित रूप किया, यानी पारंपरिक डिजाइनों में एक नवीनता लाई। वो सभी को बहुत पसंद आई। उसकी जो काम करती थी उन सब की प्रदर्शनी भी लगने लगी। इलाके पाम अब रुकते नहीं हैं। आंखों में चमक, ओठों पर मुस्कान और अनूठा विश्वास लिए वे सुनहरी रुपैली बूटियाँ उकरती थकती नहीं है। उसने सफलता प्राप्त कर ली। उसकी कशीदाकारी की सब तारीफ करते थे। उसे आंखों में चमक आ गई और खुश रहती थी। उसकी विश्वास, अब उसके हाथ पांव रुकते नहीं थे, वो कढ़ाई का काम करती थी। इस तरह ये इला की कहानी है जिसने कुदरत को भी जुटला दिया। अब इसके हम प्रश्नोत्तर देखते हैं। इला या इला जैसी कोई लड़की यदि तुम्हारी कक्षा में दाखिला लेती तो तुम्हारे मन में कौन कौन से प्रश्न उठते? हमारे मन में प्रश्न उठते कि ये खाती कैसे है, ये लिखती कैसे, कपड़े कैसे पहनती है, नहाती कैसे है, ये सारे प्रश्न हमारे मन में उठते। इस लेख को पढ़ने के बाद क्या तुम्हारी सोच में कुछ बदलाव आए? हाँ, हमारी सोच में बदलाव आए। हमारी सोच बदल गई। अब हमें अपाहिजों को लाचार या बेबस नहीं समझना चाहिए, बल्कि उनकी हिम्मत बनानी चाहिए कि वो कुछ भी कर सकते हैं। उनको सकारात्मक चिंतन देना चाहिए। अगर उनको बताना चाहिए कि अगर हिम्मत हो तो इंसान कुछ भी कर सकता है। मुश्किल के समय में हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। यही हमें सीखने को मिला इस कहानी से। यदि इला तुम्हारे विद्यालय में आए तो उसे किन किन कामों में परेशानी आएगी? उसे सीढ़ियाँ चढ़ने में, कोई सामान लेके सीढ़ियाँ चढ़ेगी। पैरों से चढ़ते हैं और सामान भी पकड़ना, तो उसे चढ़ने में परेशानी आएगी। ऊंची कुर्सी पे बैठने में परेशानी आएगी। लिखने में परेशानी आएगी। उसे ये परेशानी ना हो, इसके लिए अपने विद्यालय में क्या तुम कुछ बदलाव सुझा सकते हो? हाँ, हम रिक्वेस्ट कर सकते हैं अध्यापकों से। रिक्वेस्ट यानी निवेदन। हम अध्यापकों से निवेदन करेंगे कि इला को लिखने के लिए अतिरिक्त समय दिया जाए, या फिर लिखित टेस्ट के बजाय उसका मौखिक टेस्ट लिया जाए। उसको बैठने के लिए ऊंची कुर्सी के बजाय नीची कुर्सी दी जाए, ताकि वो आराम से लिख सके। और जब परीक्षा हो तो उसके लिखने के लिए कोई एक बच्चा नियुक्त किया जाए, ताकि जैसे वो 10वीं कक्षा में पास नहीं हो सकी, तो वो अब परीक्षाएं आसानी से पास कर पाती और वो पढ़ पाती। इला के बारे में पढ़कर जैसे भाव तुम्हारे मन में उठ रहे हैं, उन्हें इला को चिट्ठी लेकर बताओ। चिट्ठी की रूपरेखा नीचे दी गई है। पत्र, तो हम ऊपर पहले लिखेंगे यहाँ पर प्रिय इला के बाद, प्रिय इला, मैं तुम्हारी पीड़ा को देखकर बहुत दुख का अनुभव करती हूँ। तुम्हें देखकर हमेशा सोचती हूँ कि तुम्हें कितनी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता होगा। मैं तुम्हारी हिम्मत की तारीफ़ करती हूँ। तुमने जो हिम्मत दिखाई वह बहुत ही कम लोगों में होती है। तुमने वो कार्य सीख लिया जो अच्छे से अच्छा व्यक्ति नहीं कर सकता है। तुम मेरे लिए प्रेरणा का स्रोत हो। मैं तुम्हें अपना मित्र बनाना चाहती हूँ। आशा है कि तुम मुझे मित्र अवश्य बनाओगी। तुम्हारी सखी, और अपना नाम लिखो। या आपके मन में और भी कुछ बात हो तो आप अपने मन की बात लिख सकते हैं इस पत्र में। इला को लेकर स्कूल वाले चिंतित क्यों थे? क्या उनकी चिंता करना सही था या नहीं? अपने उत्तर का कारण लिखो।
इला को लेकर स्कूल वाले चिंतित इसलिए थे कि उसकी सुरक्षा को लेकर, वो लिखने के समय को लेकर वो लिखने में अधिक समय लगाती है। उनकी चिंता करना सही था? हाँ, उनकी चिंता करना सही था। इला की कसीदाकारी में खास बात क्या थी? इला की कसीदाकारी में खास बात ये थी कि उस कसीदाकारी में अनेक प्रांतों की झलक देखने को मिलती है, जैसे लखनऊ, बंगाल, काठियावाड़ी की टाँकें, उनकी सम्मिलित झलक देखने को मिलती है। उसने पारंपरिक डिजाइनों में नवीनता का मिश्रण किया था। सही के आगे का निशान लगाओ। इला 10वीं की परीक्षा पास नहीं कर सकी क्योंकि परीक्षा के लिए उसने अच्छी तरह तैयारी नहीं की थी। उसने तैयारी की थी, तो ये नहीं होगा। वह परीक्षा पास करना नहीं चाहती थी, वो पास करना चाहती थी, तो इस पर भी टिक नहीं लगेगा। लिखने की गति धीमी होने के कारण वह प्रश्न पत्र पूरे नहीं कर पाती थी। हाँ, ये इस पर टिक का निशान लगेगा। उसको पढ़ाई करना कभी अच्छा लगा ही नहीं, वो पढ़ना चाहती थी। तो इसका आंसर है लिखने की गति धीमी होने के कारण वह प्रश्न पत्र पूरे नहीं कर पाती थी। कि क्या इला अपने पैर के अंगूठे से कुछ भी करना सीख पाती? अगर उसके आसपास के लोग उसके लिए सभी काम स्वयं कर देते और उसको कुछ करने का मौका नहीं देते, अगर उसके आसपास के लोग उसका काम सभी कर देते तो उसे काम करने का मन नहीं होता और हमेशा के लिए वह दूसरों पर निर्भर हो जाती और वह अपना काम पैर के अंगूठे से कुछ भी करना नहीं सीख पाती। इस पाठ में सिलाई कढ़ाई से संबंधित कई शब्द आए, उनकी सूची बनाओ। अब देखो कि इस पाठ को पढ़कर तुमने कितने नए शब्द सीखे। तो इसमें आए हैं शब्द पल्लू, टाँके, बेलबूटे, कढ़ाई, कशीदाकारी, सुई परोना, रेशमी, परिधान। ये कढ़ाई से संबंधित शब्द आए हैं। नीचे दी गई सूची में से किन्हीं दो से संबंधित शब्द और क्रिया दोनों ही इकट्ठे करो। तो हम इकट्ठे करते हैं फुटबॉल के लिए। फुटबॉल के लिए बॉल, जाल, खिलाड़ी, मैदान और खेलना, मारना, दौड़ना, ये क्रिया हैं। बुनाई के लिए ऊन, फंदे, एक घर, धागा, नमूने और क्रिया सिलाई, पिरोना। ऐसे ही आप चाहें तो बागवानी और पतंगबाजी पर भी क्रिया और संज्ञा के शब्द इकट्ठे कर सकते हैं। अब इसमें क्या है कि ये लिखा है, एक सादा रुमाल लो या कपड़ा काटकर बनाओ, उस पर नीचे दी गई टाँकों में से किसी एक टाँके का इस्तेमाल करते हुए बड़ों की मदद से कढ़ाई करो। अब ये तुम्हें बड़ों की मदद से कढ़ाई करनी है एक टुकड़े पर, और ये कक्षा के सभी लड़के लड़कियां करें। अब इसके बाद पाठ में क्या है कि एक पत्र लिखा हुआ है। तो पहले के समय में हम जब किसी से अपनी बातें दूसरे को बतानी होती थी तो उस समय पत्रों के ज़रिए बातचीत की जाती थी। आज के समय में फ़ोन, ईमेल, मोबाइल आदि आ गए हैं, तो पहले पत्रों के द्वारा बात की जाती थी। यहाँ पत्र लिखा हुआ है जो मैं आपको बताती हूँ कि इसमें कैसे लिखा हुआ है। यहाँ पर जो जहाँ रहती है उस जगह का एड्रेस दिया गया है, बफलो, न्यूयॉर्क, और तारीख लिखी हुई है 20 मार्च 1995। जिसने भी पत्र लिखा है वो बफलो में, न्यूयॉर्क में रहती है और 20 मार्च 1995 में उसने पत्र लिखा है। और किसको पत्र लिखा है? नित्या को, प्रिय नित्या। उसने एक पत्र में क्या लिखा है? उसने लिखा है कि तुम्हारा 17 जनवरी को पत्र मिला। यानी नित्या ने पहले 17 जनवरी को उसने पत्र लिखा था जो कि उसको 17 जनवरी को मिला। इस तरह पत्रों के द्वारा पहले बातचीत की जाती थी। तो अब उसका रिप्लाई उसने पत्र में दिया है। तुम प्रतियोगिताओं में भाग ले रही हो, ये पढ़कर बहुत अच्छा लगा, लेकिन एक बात ध्यान में रखना, जीतने पर घमंड से बचना और प्रथम ना आने पर मन छोटा मत करना। जब कोई व्यक्ति जीत जाता है तो वो उसे घमंड आ जाता है, तो इसलिए उसने कहा कि प्रतियोगिता में भाग ले रही हो तो जीत जाओ तो घमंड मत करना, और कर प्रथम नहीं आओ तो अपना मन छोटा मत करना। तो मन छोटा क्यों नहीं करना, इसका भी उन्होंने कारण लिखा है। जीत महत्वपूर्ण है, लेकिन अपनी पूरी क्षमता से प्रतियोगिता में भाग लेना भी अपने आप में एक उपलब्धि है। जीतने के लिए हम प्रतियोगिता लड़ते हैं, लेकिन अपनी पूरी क्षमता प्रतियोगिता में दिखाएं, ये भी अपने आप में एक उपलब्धि है। हर कोई प्रतियोगिता में भाग लेने की हिम्मत नहीं दिखा पाता है। तुमने सेंट्स एवं डॉलर की फरमाइश की है, ज़रूर लाऊंगा, लेकिन मेरा ख्याल है कि घर में अमरीकी सिक्के तथा नोट होने चाहिए। तो उसने क्या मंगाई? सेंट्स और डॉलर। तो वो कह रहा है कि मैं ज़रूर लेकर आऊँगा। फिर उसके बाद लिखा है, अस्मी का दाखिल तुम्हारे स्कूल में हो गया है, ये अच्छा हुआ। अब तुम्हें एक दूसरे से भिड़ंत और स्नेह का आदान प्रदान करने के लिए शाम का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। पहले अस्मी उसकी बहन है और वो पहले दूसरे स्कूल में पढ़ती थी, अब उसी स्कूल में आ गई है। तो भाई बहन आपस में नोक झोंक करते हैं, प्यार करते हैं, तो वो शाम को करते थे, अब स्कूल में भी वो आपस में एक दूसरे को मिल सकेंगे। तो इसलिए उन्होंने लिखा है कि उसका स्कूल में दाखिला हो गया है, अब तुम्हें शाम का इंतजार नहीं करना पड़ेगा एक दूसरे से स्नेह के लिए। अस्मिता का अंग्रेजी लहजे में बोलने का शौक़ बुरा नहीं। तो अस्मिता अंग्रेजी लहजे में बोलने का शौक़ है, पर उन्होंने उसमें आगे लिखा है कि बस एहतियात ये रखो कि हिंदी बोलो तो हिंदी, अंग्रेजी बोलो तो अंग्रेजी।
लोग क्या करते हैं कि हिंदी और ना तो पूरी तरह हिंदी बोलते हैं शुद्ध और ना ही अंग्रेज़ी, हिंदी और अंग्रेज़ी मिक्स करके बोलते हैं। तो उन्होंने कहा कि अंग्रेज़ी बोलना अच्छा है, शौक़ है, लेकिन ये ध्यान रखना चाहिए कि हिंदी बोलो तो हिंदी बोलो और अंग्रेज़ी बोलो तो पूरी तरह अंग्रेज़ी। हर वाक्य में दो भाषाओं की खिचड़ी अधकचरेपन की निशानी है। दो भाषाओं की खिचड़ी किसकी निशानी? अधकचरेपन, यानी अधूरे ज्ञान की, कि ना तो इसे हिंदी आती है ना अंग्रेज़ी। ये साबित होती है इस बात से। सिर्फ यदा कदा तालमेल होना चाहिए, कभी कभी हमें हिंदी भाषा में अंग्रेज़ी शब्द शामिल करने चाहिए, नहीं तो प्योर शुद्ध हिंदी बोलनी चाहिए या फिर शुद्ध अंग्रेज़ी। फिर उन्होंने आगे लिखा है यहाँ बर्फ़ पिघल गई है, बसंत आने को है। तो जहाँ न्यूयॉर्क में वहाँ पर बर्फ़ पिघल गई है और बसंत आने को है। बसंत के स्वागत में कौन सा राग गाते हैं मैं नहीं जानता, अस्मिता को आशीर्वाद। वहाँ बसंत के स्वागत में कौन सा गाना गाते हैं ये उनको नहीं पता, तो उन्होंने अपने यहाँ की भी जानकारी दी है उनको, और अस्मिता को आशीर्वाद लिखा है। फिर साइस ने नरेंद्र नाथ की और अपना नाम लिखा है उन्होंने, और स्नेह दिया है बच्चों को। अब ये पाठ पूरा हो गया। आपको मेरी वीडियो कैसी लगी? अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करें। अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू।